हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो वेब डिज़ाइन के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम वेब डिज़ाइन के कोर्स में आज हम CSS को कंप्लीट करेंगे। और ये CSS का वीडियो कंप्लीट बिगिनर लेवल से रहेगा। बिगिनर से हम एडवांस लेवल चलेंगे और ये CSS कंप्लीट हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो कंप्लीट बेसिक सारा कॉन्सेप्ट CSS का रहेगा और इसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। मैं थ्योरी में हम हर एक कॉन्सेप्ट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको CSS से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का ये CSS के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो CSS के ऊपर आज का ये वीडियो है। मैं उससे पहले कुछ प्लेलिस्ट बता दूं। मैं देखिए दोस्तों, आप YouTube पर सर्च बॉक्स में कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से ये चैनल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये कोडिंग शर्मा चैनल है, जिसमें अभी 217 सब्सक्राइबर पहुँच चुका है। और यहाँ से आप अगर पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इस तरह से चैनल खोल लेंगे और देखिए, यहाँ पर ये सारा वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्लेलिस्ट दिखा दें। प्लेलिस्ट पर जाके आप चेकआउट करें ज़रूर कि यहाँ प्लेलिस्ट में देखेंगे एक वेब डिज़ाइन का यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा। ये देखिए वेब डिज़ाइन। इस प्लेलिस्ट को खोलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि HTML से रिलेटेड बात बताया गया। जैसे यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल बिगनर्स, ये 1.5 घंटा का वीडियो है। इसमें कंप्लीट HTML बताया गया है, बेसिक और उसके एडवांस कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट 2 वीडियो में HTML ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक नहीं चेकआउट किए हैं, ज़रूर चेकआउट करें। आपको वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। HTML का एक भी डाउट यहाँ से नहीं बचेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो CSS के ऊपर रहने वाला है, जो बिगिनर्स लेवल से हम शुरुआत करेंगे, बेसिक से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, CSS पहले है क्या, CSS क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज CSS। CSS क्या है? देखिए, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब एक ऐसा स्टाइल शीट जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग का काम करते हैं। CSS का यूज जो है ना, खास करके डिजाइनिंग के लिए करते हैं। अगर हमको एक वेब पेज में डिजाइनिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग को CSS का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं और उस स्टाइल शीट के मदद से हम CSS के अंदर, HTML के अंदर जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट का डिजाइनिंग कर पाते हैं CSS से। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब क्या कहते हैं, CSS क्या करता है, HTML का जो भी एलिमेंट है, जो हम HTML पढ़ा दिए हैं, उस HTML के एलिमेंट को कैसे डिस्क्राइब करना, कैसे अरेंजमेंट करना है, कहाँ पर दिखाना है, लोकेशन क्या होना चाहिए और किस व्यू दिखाना है, क्या होना चाहिए, वो सब करने का काम करता है CSS करता है। ठीक है, CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। CSS बहुत ही काम को सेव करता है। इट कंट्रोल द लेआउट मल्टीपल वेब पेजेज ऑल एट वंस। मतलब बहुत सारा पेजेज पे एक ही बार हम लोग CSS के लेआउट को डिफाइन करते हैं और वहाँ पर वो प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल। यहाँ पर देखिए CSS को अप्लाई करने का हम आगे बताएंगे। CSS के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं और उस स्टाइल शीट की मदद से हम जिस पेज में भी हमको CSS का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो वह डिजाइनिंग करना है, वहाँ पर उसको एक्सेस कर लेते हैं। CSS is used to define styles for your web page and include design, layout, variation and display the different devices, screen size etc। मतलब CSS का अगर प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर लेते हैं तो जितने भी स्क्रीन साइज होता है, चाहे मोबाइल फ़ोन में छोटा स्क्रीन से लेके बड़ा स्क्रीन, लैपटॉप का भी स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप मॉनिटर का भी डिफरेंट स्क्रीन होता है। तो इस सारे जितने डिफरेंट स्क्रीन है, वहाँ पर हमको कंटेंट को सही से प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट करे, अरेंजमेंट करे, डिजाइनिंग करे, उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ CSS का इंट्रोडक्शन है। मैं बता दूना चाहूँगा, वेब साइट को बनाने के लिए, फ्रंट एंड को बनाने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और आज की डेट में जो बूटस्ट्रैप है उसका ज़रूरत पड़ता है। तो इस पर हम कंप्लीट फिर CSS का कंप्लीट कराने के फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट करेंगे क्लियर। तो इससे आपको फ्रंट एंड डिजाइन करना
आराम से आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ हम डिजाइन करके एक वेबसाइट को भी दिखाएंगे, एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे और उसमें सिखाएंगे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, शुरू से अंत तक बताएंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ CSS। अब CSS के प्रॉपर्टी को, CSS को डिफाइन करने का क्या तरीका है, आपको एक सिंटेक्स से पता चलेगा। ये P कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा है फॉन्ट फैमिली क्लोन वर्डाना, है ना, ये फॉन्ट फैमिली का नाम है। अब यहाँ पर देखिए ये CSS का प्रॉपर्टी इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पर P क्या है, एक पैराग्राफ टैग है HTML के लिए, लेकिन CSS के लिए यही टैग सेलेक्टर कहलाता है। ID, ये इसको हम टैग सेलेक्टर कहेंगे। तो एक सेलेक्टर जिस ID पर हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करना है वो ID यहाँ पर हम डाले हैं। यहाँ पर ये ID ना हो के ये है टैग, ये टैग डिफाइन किया। इस पर क्या प्रॉपर्टी डाल रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली, इस पैराग्राफ का फॉन्ट फैमिली जो है ना वर्डाना हो जाए, है ना, इस फॉन्ट फैमिली का नाम दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट फैमिली क्या है, प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का ये वैल्यू है, और ये कंप्लीट एक नियम है, रूल है, इसको हम डिक्लेयर करेंगे इस तरह से। और ये डिक्लेरेशन है, मतलब ये चीज़ जो है ना प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन है। तो प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ होता है, एक प्रॉपर्टी, दूसरा वैल्यू, और इसी को डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये कंप्लीट रूल है CSS को डिक्लेरेशन करने का। जैसे मान लीजिए कि हम HTML पढ़ा दिए तो बताए थे HTML में H1 टैग है, हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए H1 टैग का हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, तो इस तरह से बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये प्रॉपर्टी सारा हम डिस्कस करेंगे आगे, और यहाँ पर हम रेड कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया डिफिनीशन। तो इस तरह से हम CSS का प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। वो तरीका है, ये क्या है, एक सेलेक्टर है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की है कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जिस पेज में भी हम H1 डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी उस पेज के अंदर H1 होगा, टैग होगा, उसका बैकग्राउंड कलर कर देगा रेड। तो CSS को इस तरह से हम लोग उसके डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएंगे। अभी कुछ और प्रॉपर्टी दिखते हैं, देखिए अब क्या है कि टाइप ऑफ सेलेक्टर, सेलेक्टर को डिफाइन कितने टाइप का सेलेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का सेलेक्टर दिया है, कि इनलाइन सेलेक्टर, उसके बाद इंटरनल सेलेक्टर, एक्सटर्नल सेलेक्टर। इनलाइन सेलेक्टर क्या होता है, वैसा सेलेक्टर जहाँ पर हमको टैग डिफाइन कर रहे होते हैं, टैग बना रहे होते हैं HTML का, उसी HTML के टैग के साथ ही अगर CSS का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसको इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब हो गया कि एक ऐसा स्टाइल शीट जिसमें हम लोग टैग क्या करते हैं, ग्लोबली उस पेज में ग्लोबली टॉप पर हम डिफाइन कर लेते हैं स्टाइल शीट, और उसको हम यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसी पेज में। तो वो हो गया इंटरनल स्टाइल शीट। इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब हो गया इसमें HTML का जो प्रोग्राम है ये अलग होता है, और CSS का फाइल अलग होता है, HTML फाइल अलग, CSS फाइल अलग होता है, और इस CSS को HTML में लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो स्टाइल शीट है ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब इसको बारी बारी से हम समझेंगे, इसके सिंटेक्स को और इसके प्रैक्टिकल को, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इनलाइन स्टाइल शीट मैंने बताया कि एक टैग है, जैसे मान लीजिए कि H1 एक टैग है, ठीक है, हेडिंग के लिए, और इसी में हम लोग स्टाइल इजकल टू, और इसमें हम मान लीजिए कलर कर देते, कलर कोलोन दे के रेड, और यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर दिए माई एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, और ये H1 टैग को बंद कर देंगे। तो देखिए ये क्या हुआ कि टैग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिस समय टैग बना रहे हैं उसी के साथ हम CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। ये CSS का प्रॉपर्टी है, उसका सेलेक्टर है। तो CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे होते हैं, उसी को हम इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। यही है इनलाइन का तरीका। अब देखिए इनलाइन में क्या दिक्कत है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, उस दोनों को देखेंगे। और क्या डिसएडवांटेज है, जिस डिसएडवांटेज को, इस कमी को दूर करके इंटरनल स्टाइल शीट आया है। फिर इंटरनल में क्या प्रॉब्लम था जिससे एक्सटर्नल आया है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर मेरे पेज में H1 टैग मान लीजिए 10 है, इसकी संख्या 10 है, और 200 पर सेम प्रॉपर्टी लगाना है, उसका सबका कलर रेड ही हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टैग को, इस प्रॉपर्टी को हमको 200 टैग के साथ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जो दिक्कत का बात है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी को, जब हम एक ही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी सारे पेज के अंदर H1 पर अप्लाई हो जाए,
सेम टाइप के प्रॉपर्टी पर अप्लाई हो जाए, तो ये तो एक तरह का बार बार डिक्लेरेशन करना बहुत ही गड़बड़ है। इसी प्रॉब्लम को दूर करके कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को एक बार ग्लोबल तौर पर डिक्लेरेशन कर देंगे और उसको हम जिस भी पेज में एक्सेस करना चाहेंगे उस पेज के अंदर जहाँ पर भी H1 टैग होगा वहाँ पर वो यूज हो जाएगा। तो ये इनलाइन स्टाइल शीट का प्रॉब्लम है, इसी को ठीक करके इंटरनल स्टाइल शीट आया है। इसका फायदा क्या है कि इसको बहुत ही फास्ट यूज कर लेते हैं इसको, कि जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी समय प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, तो बहुत ही फास्ट भी है ये, ठीक है। डिक्लेरेशन इसका बहुत फास्ट है, जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी समय, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल शीट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्लियर कर दिए हैं, और इस तरह से ये सिंटेक्स है। हम सबका प्रैक्टिकल देखेंगे, तीनों स्टाइल शीट बताते हैं उसके बाद। चलिए अगला है इंटरनल स्टाइल शीट। ये एक ऐसा स्टाइल शीट है जिसमें एक पेज के अंदर सेम पेज में क्या करेंगे, ग्लोबल तौर से डेटा को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद उसको उसी पेज में हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और ये ग्लोबल वेरिएबल का मतलब हो गया, ग्लोबल डेटा का मतलब, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि वो पेज के लिए अगर सेम टाइप का प्रॉपर्टी है तो सेम टाइप का प्रॉपर्टी है तो वो सारे पर कॉमन हो जाएगा और सारे पर एक्सेस कर लेंगे। इससे फायदा होगा कि बार बार डिक्लेरेशन नहीं करना होगा। देखिए इसका अगर हम इसका एग्जाम्पल बताएं तो देखिए कैसे। HTML हेड, आपको मैं बता दिया हूँ HTML के जब हम पढ़ाए थे उसी में बताए थे कि जो भी इंटरनल वर्क करना होता है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन करना होता है, उसको हम हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं। तो इसी हेड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं टैग, स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट का है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो स्टाइल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं H1 का डिक्लेरेशन करते हैं। इसका कलर कर देते हैं रेड, कलर रेड, और यहाँ से ये डिफाइन हो गया। स्टाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, हेड भी क्लोज हो जाएगा, हेड क्लोज हो जाएगा। अब देखिए हेड क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम बॉडी टैग लेंगे और बॉडी के अंदर हम H1 यूज करेंगे। H1 माई एप्लीकेशन फॉर्म, माई एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक और H1 फॉर्म है, एड्रेस, ठीक है, H1। फिर से मान लीजिए एक और H1 देते हैं, मान लीजिए कि इमेजेज ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बॉडी टैग को बंद कर देंगे और यहाँ से HTML भी बंद हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ, थोड़ा सा हम ऊपर करके दिखा दे आपको। इनलाइन स्टाइल शीट में क्या हुआ, एक बार ये हेड सेक्शन में ग्लोबल तौर से ये CSS डिफाइन हो गया, यहाँ से ये CSS का डिक्लेरेशन हुआ, CSS डिक्लेयर हुआ, और ये CSS जो है ये एक बार टॉप पर ग्लोबल तौर से ये ग्लोबल हो गया, ग्लोबल तौर से ये टॉप पर डिक्लेरेशन हो गया हेड सेक्शन के अंदर। अब देखिए इस बॉडी सेक्शन के अंदर जितना भी CSS हेड टैग है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस सारे पर एक ही बार डिक्लेयर करके इस सारा का बैकग्राउंड कलर कर देगा रेड। बैकग्राउंड नहीं, फ्रंट सीधे अगर कलर लिखते हैं, अभी बताएंगे आगे प्रॉपर्टी कलर तो समझेंगे कि कलर सीधे लिखेंगे तो हो गया फॉरग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड है स्पेलिंग करके लिखेंगे तो हो गया बैकग्राउंड कलर। तो इस सब का फॉरग्राउंड जो है ना वो कर देगा रेड कर देगा, ठीक है। तो यही है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। लेकिन आप कहेंगे कि सर ऐसा कहीं अगर मान लीजिए हमको 3 H1 है बट इसका कलर और इसका दोनों को सेम प्रॉपर्टी रखना है और इस H1 का प्रॉपर्टी डिफरेंट करना है, तो फिर इनलाइन स्टाइल शीट तो काम करेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को सिलेक्टर बनाना पड़ता है, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, तो उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को। तो ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइल शीट, नहीं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, इस तरह से समझे। अब देखिए क्या है आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है जिससे एक्सटर्नल स्टाइल शीट आया है। देखिए इसमें यही प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर मोर देन वन पेज होता है। अगर एक जो मान लीजिए एक वेब पेज है, वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज तो वेबसाइट के अंदर होता है। एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, मोर देन वन पेज का कलेक्शन होता है, मोर देन वन पेज का कलेक्शन होता है।
अब एक से ज़्यादा पेज का कलेक्शन होता है। अब बताइए, अगर हमको H1 प्रॉपर्टी फर्स्ट पेज में लगाए हैं और बाकी सेकेंड पेज में भी H1 है, बाकी थर्ड पेज में भी H1 है, बाकी फोर्थ पेज में भी H1 है, या कुछ ऐसा डेटा है जो हमको सब पेज पर कॉमन दिखाना, मान लीजिए हेडर फुटर सब पर कॉमन होता है, हर एक पेज पर सेम सेम हो, तो इसके लिए H1 का काम क्या होगा, H1 जो है हर एक पेज के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। माने H1 फर्स्ट पेज में भी उसका प्रॉपर्टी डिफाइन करना हो, कलर ये, कलर वो, बैकग्राउंड कलर ये, पैडिंग ये चीज़। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को दूर कर क्यों हम 5 पेज बनाए, तो 5 पेज, अब मान लीजिए वेबसाइट में 10 पेज है, 200 पेज में इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना होगा, तो क्यों ना ऐसा काम करें जिससे एक ही बार डिक्लेयर करना हो और 5 पेज पे 200 पेज में अप्लाई हो जाए, चाहे जितने भी पेजेज हैं उस वेबसाइट के अंदर सब पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करके आया है कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल स्टाइल सीट का, एक्सटर्नल स्टाइल सीट का। ठीक है, तो चलिए एक्सटर्नल स्टाइल सीट के बारे में आप देखते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल सीट में होता क्या है, यहाँ पर 2 फाइल बनता है, एक HTML का फाइल बनता है अलग और CSS का फाइल बनता है अलग। इस CSS में हम लोग सिर्फ CSS का प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, HTML में यूज करते हैं। ठीक है, तो यही है एक्सटर्नल स्टाइल सीट। अब यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो देखिए यहाँ पर CSS का जो फाइल बनेगा, ये CSS का जो फाइल बनेगा, इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .css, एक्सटेंशन होगा .css, मैंने फाइल का नाम लिख के .css लगा, एक्सटेंशन है, और HTML का होगा तो इसका फाइल का एक्सटेंशन .html होगा और इस फाइल को इसमें लिंक कर देंगे। अब लिंक कैसे करेंगे वो देखिए। लिंक करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा लिंक टैग है, लिंक href हेड रेफरेंस, और इसमें हम इस पेज का दे दीजिए, मान लीजिए इस पेज का नाम है abc.css है, तो इसमें लिखेंगे abc.css और rel लिखेंगे, रिलेशन, ये प्रॉपर्टी का नाम है रिलेशनशिप, किसका है रिलेशनशिप, तो स्टाइल सीट का रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये इस लिंक को हम कहाँ लिखेंगे, तो HTML के फाइल में लिखेंगे तो ये CSS का प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिंक वाले को जिस भी पेज में, हम लोग को वेबसाइट में मल्टीपल पेज है, तो जिस भी पेज में ये लिंक लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तीनों स्टाइल शीट को बारी बारी से हम अभी प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके प्रैक्टिकल करने के लिए अभी हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एडिटर ओपन कर लेंगे, तो वो एडिटर है नोटपैड++ या नोटपैड, आप जो भी है उसको ले सकते हैं। आपके सिस्टम में अगर नोटपैड++ नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, सिर्फ जाके गूगल पर टाइप करना है। ठीक है, नोटपैड++, यहाँ से हम न्यू फाइल खोल लेते हैं, बस नोटपैड++ टाइप करना है और वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ फाइल ओपन है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले से। चलिए एक नया फाइल हम ले लिए हैं। देखिए अब यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे और CSS के प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, HTML हेड, इसके अंदर टाइटल देते हैं और टाइटल में लिखते हैं CSS डेमो, और इसमें टाइटल को हम क्लोज कर लिए। उसके बाद हेड को क्लोज कर लेंगे, उस बॉडी लगाएंगे, ये सब हम HTML के अंदर बता चुके हैं। चलिए अभी CSS लगाते हैं। उससे पहले हम एक H1 टैग लेते हैं और इसमें हम देते हैं माई डिटेल्स। ठीक है, माई डिटेल्स कर दिए और H1 को बंद कर दिए। चलिए इसको सेव कर लेंगे, बताए थे कि इसको Ctrl+S करेंगे, सेव पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इस डायलॉग बॉक्स से हम इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि CSS demo.html, इसे सेव कर दिए। सेव कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो गया। लोकेशन आपको याद रखना है, यहाँ देखिए डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव हो गया, ये आ गया CSS। इसको बस क्लिक करना है, डबल क्लिक, और ये फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो गया आपके सामने, माई डिटेल्स। अब इसको थोड़ा सा बीच में लाना है, तो हम पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं कि इसके लिए सेंटर टैग इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा, सेंटर से वो बीच में आ जाएगा वो डेटा। अब देखिए यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे तो वापस ये कंटेंट सही हो गया, माई डिटेल्स आ गया। अब इस पर CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करके इसका कलर कर देते हैं रेड। देखिए, तो रेड करने के लिए बस इस टैग के साथ जाएंगे और इनलाइन स्टाइल शीट बताए थे, स्टाइल इज इक्वल टू कलर क्लोन रेड। अब इसको रेड कर दिए
अब इसको हम वापस आके सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो इसका फोरग्राउंड कलर कर दिया रेड, आपको दिख रहा है सामने में। अगर हमको इसमें दूसरा प्रॉपर्टी भी लगाना है तो बस इसमें जाके क्लोन कर सेमी कॉलन देंगे और इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ से चून कर लेंगे बैकग्राउंड कलर हाइफन करके, और यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव किए, फिर से आके यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अभी हम प्रॉपर्टी नहीं बताए हैं, प्रॉपर्टी का अभी इसके बाद अभी डिक्लेरेशन समझा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि कलर का प्रॉपर्टी अलग पढ़ाएंगे, फॉन्ट का प्रॉपर्टी अलग देखेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी अलग देखेंगे, है ना। ये सब प्रॉपर्टी बारी बारी से अभी आगे बताएंगे। अभी सिर्फ डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनलाइन को, इंटरनल को, एक्सटर्नल को, वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब देखिए इनलाइन में क्या दिक्कत है, अगर हमको यहाँ से मान लीजिए कि एक और H1 अगर हम लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज, और यहाँ से हम H1 कर दिए। अब देखिए हमको चाहते हैं कि H1 पर भी सेम प्रॉपर्टी हो, इसको रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, H1 टैग तो H1 ही है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी सिर्फ इसी पर अप्लाई हुआ, इस पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये समस्या हो गया। तो हम चाहते तो ये है लेकिन हुआ नहीं। अगर एक बार और हम डिक्लेरेशन करते हैं इसको, यहाँ देखिए इसको करते हैं माई एड्रेस, माई एड्रेस इज, मान लीजिए। तो अब इसको वापस अगर रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पर देखिए इस पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ। तो करना क्या पड़ेगा, इसी प्रॉपर्टी को बार बार हमको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसी सब हर एक प्रॉपर्टी टैग के अंदर इस प्रॉपर्टी को हमको डालना पड़ेगा। यहाँ से आके स्पेस दे के ये डाल देंगे। अब देखिए यहाँ से जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो तीनों पर प्रॉपर्टी, अब 3 बार डिक्लेरेशन करना पड़ा तो तीनों पर अप्लाई हुआ। ठीक है, तो इनलाइन का यही प्रॉब्लम है कि हमको बार बार डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करके कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरनल स्टाइल से। अब इसको मिटाते हैं और हम समझाते हैं। देखिए इंटरनल की ओर चलते हैं, इसको हम मिटाएंगे अभी आपके सामने। देखिए इस सारे प्रॉपर्टी को अभी कैंसिल करते हैं। अब इस इंटरनल को डिक्लेयर करेंगे, हमको क्या आना है, हेड सेक्शन के अंदर जाना। इसे हेड में डिक्लेयर करेंगे स्टाइल, और इस स्टाइल टैग के अंदर इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे एक बार ग्लोबल तौर से H1। अब इस H1 को डिफाइन करेंगे, कलर इजकल टू मान लीजिए पिंक। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ये पिंक को या देख लेते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टी डिफाइन। अब देखिए एक बार ये पेज में ग्लोबली तौर से H1 डिक्लेरेशन हो गया। अब इस पेज में कहीं पर भी हम H1 डिक्लेयर कर, जैसे 1 2 3 तीनों बार डिक्लेयर किए हैं, तीनों पर ये अप्लाई हो जाएगा। आप देखिए, देख सकते हैं, देखिए चेंज हो गया कलर। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो ग्रीन कलर को हम क्या कर दें, ब्लैक कर दें। ठीक है, और ये पिंक को हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो अब आपका प्रॉपर्टी समझ में आएगा। देखिए दिख रहा है, एक बार डिक्लेरेशन हुआ ग्लोबल, और उसको जहाँ पर भी जहाँ उस पेज के अंदर H1 था वो पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक बार H1 डिक्लेयर करने, उसको प्रॉपर्टी डिफाइन हुआ, बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, जहाँ पर भी होगा वहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन हम अब देखिए हमको ये चाहिए कि इस H1 पर और ये H1 पर सेम प्रॉपर्टी हो, बट इस टैग माई एड्रेस पर H1 टैग है बट इस पर अलग प्रॉपर्टी हो जाए, तब तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं उसको हम आगे बताएंगे सेलेक्टर के माध्यम से। आज इसी वीडियो में हम आगे सेलेक्टर बताएंगे तो समझेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया इंटरनल स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं उसके लिए बताते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए एक अलग फाइल हम लेते हैं CSS के लिए, और इसमें हम डिक्लेयर कर लेंगे उस प्रॉपर्टी को। मान लीजिए H1 है, या H1 है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन और करते हैं P1, P करते हैं पैराग्राफ के लिए। इस H1 का कलर करते हैं, ठीक है, कलर करते हैं ग्रीन। उसके बाद बैकग्राउंड कलर करते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, कलर करते हैं मान लीजिए रेड। अब ये इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही, जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन में सेव कर लेंगे। इसका नाम देते हैं style.css। इस नाम से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस याद रखना है उस नाम को। और एक पैराग्राफ टैग अलग बनाए हैं, इस पर प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं तो चलिए इसमें हम करते हैं इसका कलर पिंक।
ठीक है। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं, मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं क्या, CYAN, ठीक है। ये कलर दो प्रॉपर्टी डिफाइन किया, अभी दोनों को हम यूज कर लेंगे CSS को। अब कहाँ है देखिए, इसको पहले आपको समझ आना होगा कि ये CSS demo.html फाइल यहीं है और CSS फाइल भी यहीं है, सेम लोकेशन पर है, तो सीधे सीधे हम नेम को यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कैसे यूज करेंगे नेम को, उसको समझिए, ठीक है। उस नेम को समझने के लिए आइए इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको टैग लगाना है लिंक, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम हटा दिए। अब इसको सेव करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। अब CSS अप्लाई नहीं हुआ, CSS एक्सटर्नल स्टाइल से लेना तो उसका टैग है लिंक, दो तरह से करते लिंक, href इजकल टू, उस फाइल का नाम था style.css, ठीक है। और रिलेशन में देते हैं रिलेशन इजकल टू स्टाइल सीट, ठीक है। अब ये सेव किए, तब ये फाइल का प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ, देखिए अप्लाई हो गया। क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर रेड था, हम रेड दिए हैं। ये CSS में चल के देखिए, बैकग्राउंड कलर रेड दिए हैं और ग्रीन कर दिए हैं उसका। अब पैराग्राफ टैग को यूज नहीं किए, तो चलिए पैराग्राफ टैग को भी हम यूज कर ले। यहाँ से एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, आई लिव एट मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। ये हम दे दिए। अब यहाँ पैराग्राफ टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब सेव किए, वापस आइए और यहाँ देखिए एक यहाँ आ गया, आई लिव एट मुजफ्फरपुर, जो भी कलर दिए थे उसका कलर देखिए, जो भी हम दिए हैं इसमें CSS डिफाइन किए, ये हो गया। अब क्या है, ये CSS प्रॉपर्टी एक ही बार डिफाइन हुआ और इसको जिस भी पेज में जहाँ से भी हम उसको इस लिंक को अप्लाई करेंगे, जितने भी पेजेज में, उस सारे पेज पर CSS का प्रॉपर्टी क्या होगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। यही है आपका कौन सा, इन एक्सटर्नल स्टाइल सीट। ये फ़ायदा हुआ, एक बार डिक्लेरेशन हुआ अलग फाइल में और उसको जिस किसी भी HTML फाइल में हम अटैच करेंगे, बस उसको लिंक लगाना है और ये इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इसमें एक और चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए कि ये CSS style.css फाइल मेरा यहाँ पर नहीं है, हम इसको कट करके हम इसको अदर लोकेशन पर रख देते हैं। मान लीजिए इसको डी ड्राइव के अंदर, कोडिंग के अंदर, और यहाँ से क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर बनाते हैं वेब डिजाइन, ठीक है, इसके अंदर रख दिए और यहाँ पर हम इस CSS को रख देते हैं। अलग लोकेशन हो गया रिमोटली। तो कहाँ था, डी ड्राइव के अंदर, कोडिंग के अंदर इसमें था, तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखिए ये प्रॉपर्टी गायब हो गया होगा। गायब इसलिए हो गया क्योंकि ये CSS मेरा यहाँ पर है ही नहीं, HTML फाइल तो है, CSS फाइल नहीं है। तो अगर CSS फाइल तो बाहर है किसी अदर लोकेशन पर, तो उसके लिए हमको क्या करना, कंप्लीट URL डालना पड़ेगा, ठीक है। तो URL डालेंगे इस लिंक के अंदर। तो क्या लिखना है, कहाँ कहाँ फाइल था, डी ड्राइव के अंदर। तो डी कोलोन देते हैं तो वो ड्राइव का नाम होता है स्लैश, डी कोलोन स्लैश दिए, उसके अंदर क्या था, कोडिंग। उसके बाद उसके अंदर था वेब डिजाइन, DESIGN, और उसके अंदर DESI, ठीक है। इसके अंदर ये फाइल था, तो अभी कंप्लीट पाथ दिए। अब देखिए इस पर अगर सेव करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। देख रहे हैं आपके सामने, फाइल कहीं और है और कहीं और से हम लिंक कर लिए, ठीक है। या मान लीजिए ये लिंक कहीं स्टाइल सीट मेरा कहीं और अदर लोकेशन पर भी हो, तो वहाँ से हमको लिंक लाना है, URL लाना है और URL को पेस्ट करना है, तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से HTML के अंदर CSS को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाए हैं। अब हम चलते हैं आगे और प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसको समझना जरूरी है। उस सारे बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलिए आगे चलते हैं। अब हम अभी डिक्लेरेशन समझा दिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा, सारे स्टाइल सीट। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी CSS का है। आज सारे बेसिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो CSS के ऊपर होगा जिसमें एडवांस CSS को डिक्लेयर कर समझा के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ CSS में सबसे पहला प्रॉपर्टी ये बताया है फॉन्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉन्ट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि बेसिकली BASIC लिखा हुआ है, ये एक तरह का फॉन्ट है। इस पर फॉन्ट अप्लाई है, जिसका कलर कर दिया है रेड, इस तरह से। फॉन्ट कोई भी टेक्स्ट का फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट के प्रॉपर्टी में सबसे पहला फॉन्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली।
देखिए मैं बता दूं कि कोई भी CSS का प्रॉपर्टी दो दो नेम के बीच हो तो उस दोनों नेम के लेटर के बीच में हाइफन होता है सिंबल, याद रखना। जैसे फॉन्ट और फैमिली ये दोनों अलग वर्ड है, ठीक है, तो दोनों वर्ड के बीच में हाइफन सिंबल को हम डालते हैं तो ये CSS का प्रॉपर्टी बनता है। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ढेर सारा फॉन्ट देते हैं, जैसे देखिए फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कौन कौन सा है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, कैलीबेरी इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद और भी ढेर सारा फॉन्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉन्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सा फॉन्ट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम अप्लाई। देखिए फॉन्ट समझने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है HTML फॉन्ट, सारा बहुत सारा नाम दिया है, एंडले, मोनो, एरियल, इटालिक, कॉमिक, ये सब यहाँ पर देखिए एरियल बोल्ड, इटालिक, ये सब है फॉन्ट है। और इस फॉन्ट को समझने के लिए अपने जो है MS वर्ड जो है अपने फाइल के खोलेंगे MS वर्ड, और यहाँ पर भी आपको ढेर सारा बेसिक फॉन्ट मिल जाएगा, लोकल फॉन्ट, और इसके बाद ग्लोबली फॉन्ट को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम बता देंगे आगे। अगर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं HTML, ठीक है, यहाँ से HTML लिखे HTML। अब यहाँ से हम इसको MS वर्ड के इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे फॉन्ट दिखाते हैं। ये देखिए इस बॉक्स के अंदर जितना आपको दिख रहा है ना सब फॉन्ट है, आप देखिएगा चेंज होते जाएगा, जिस तरह से फॉन्ट लेंगे उस तरह से फैमिली बदलते जाएगा। देखिए जो भी आपको फॉन्ट है उस फॉन्ट का यहाँ से नाम कॉपी करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन का इधर है, इस तरह से है, इस तरह से फॉन्ट हम अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ फॉन्ट का नाम है, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन है ना, मंगल फॉन्ट है, कैलीबेरी है, कैम्बिडिया है ना, इस तरह से ढेर सारा फॉन्ट आपको मिलेगा। देखिए इतना सारा फॉन्ट है, आपको जो भी फॉन्ट अपने पेज में अप्लाई करना, जिस तरह से स्टाइल बदलना है उस तरह से यहाँ से फॉन्ट का नाम कॉपी करके उस फॉन्ट फैमिली के प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू के रूप में डाल देंगे तो वो काम कर जाएगा। हम लगा के दिखाते हैं भी, चलिए। तो ये फॉन्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम फॉन्ट का नाम बताए हैं, उसके अलावा हम गूगल फॉन्ट भी समझाएंगे, गूगल का फॉन्ट बना हुआ है, उस फॉन्ट को भी कैसे अप्लाई करके तरह तरह का फॉन्ट हम सेट करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। अगला प्रॉपर्टी है फॉन्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज है, ठीक है। फॉन्ट का सारा प्रॉपर्टी समझा देते हैं, उसके अलावा और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे साथ में। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी देखिए इसमें क्या क्या है। फॉन्ट साइज का मतलब फॉन्ट को इंक्रीज करना, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा साइज को करना फॉन्ट को। तो फॉन्ट साइज में एब्सोल्यूट साइज में XS, स्मॉल, ये सब फिक्स्ड है। X सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से ये फॉन्ट एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। लेंथ हम फॉन्ट के साइज का मेजर करते हैं पिक्सल में, पॉइंट में, EM में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ठीक है। रिलेटिव साइज स्मॉलर और लार्जर होता है। परसेंटेज ग्रुप में हम 2%, 10%, 25%, 50% इस तरह से लिख के हम फॉन्ट साइज को अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एगो पैराग्राफ टैग P है, इसके अंदर हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसके साइज को, तो स्टाइल इजकल टू फॉन्ट हाइफन दे के साइज करेंगे और इसमें हम कर देते हैं 70% कर दिए। अब इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होगा इस पैराग्राफ टैग के अंदर उसका साइज जो है 70% कर देगा। इसको हम अप्लाई करके प्रैक्टिकल दिखाएंगे सारा प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद। देखिए फॉन्ट वेट, ये फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करता है, फॉन्ट को बोल्ड करता है, लाइटर माने बोल्ड करने का काम करता है, ठीक है। बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, इस तरह से फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको यूज करने के लिए क्या करें, फॉन्ट वेट ये प्रॉपर्टी का नाम है और कोलोन दे के वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए बोल्ड, इस तरह से ये क्या होगा उस फॉन्ट को बोल्ड कर देगा। अगला फॉन्ट स्टाइल, इसमें फॉन्ट स्टाइल के अंदर भी वही इटालिक, बोल्ड, इस तरह का कहानी है, इसको देखेंगे हम आगे प्रैक्टिकल से बताते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट प्रॉपर्टी बेसिक सारा प्रॉपर्टी जो आप इटालिक देखे हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये है, उसको इकट्ठे यूज करने के लिए हम लोग सीधे फॉन्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे। वहाँ क्या था, फॉन्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली, उसी तरह फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट विड्थ, WAGST, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, इस तरह से तीनों सारा प्रॉपर्टी अलग अलग था। इस सब को अगर इकट्ठे यूज करना है तो हम उसके लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। यहाँ देखिए लगे इसमें क्या किया, बोल्ड, इटालिक एक साथ किया, 12 PT पॉइंट, मतलब ये फॉन्ट साइज है।
वर्डेना जो है ये फॉन्ट का फैमिली है, तो मतलब फॉन्ट का फैमिली लिया एक साथ, फॉन्ट का साइज लिया, फॉन्ट का वेट लिया और फॉन्ट स्टाइल लिया, इस सब को एक ही साथ हम इस तरह से लिखने के लिए हम यूज करते हैं। और देखिए इसके अंदर लिखा कोडिंग शर्मा, तो इस तरह से ये पैराग्राफ टैग बना होगा, उसमें ये अप्लाई हो गया होगा। तो कलर प्रॉपर्टी बताने से पहले हम इस फॉन्ट प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। और देखिए अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अभी सीखिए क्या कहते हैं उसी प्रोग्राम पर, और उसमें हम फॉन्ट चेंज करके दिखाते हैं। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ही देखते हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम चलते हैं H1 के पास, यहाँ से क्या कह रहा है, इस पर फाइल बना हुआ है। तो फाइल तो कहाँ था मेरा, फाइल तो हम CSS को रख दिए थे डी ड्राइव के अंदर, कोडिंग उसके बाद वेब डिज़ाइन यहाँ पर था। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे, इसको सेव नहीं करना है। अब इसमें हम फॉन्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, यहाँ से देखिए हिंट दे रहा होता है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे फॉन्ट फैमिली। उसके बाद इसमें हम देते हैं फॉन्ट का नाम, मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अभी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट दिए। अब यहाँ चलते हैं इस पेज के पास, इसको रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से, और आपको फॉन्ट जो दिख जाएगा वो टाइम्स न्यू रोमन दिखेगा। अगर ये अप्लाई नहीं हुआ तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को कट करके इंटरनल स्टाइल शीट से चलते हैं। अब वर्किंग समझ गया, हम यूज करना है तो हम कैसे भी कर लेंगे। यहाँ पर हम स्टाइल टैग लगा के एक ही पेज में हम समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का, टाइम्स न्यू रोमन, बैकग्राउंड कलर लग रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। और ये देखिए अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं, यहाँ से क्या है फॉन्ट बदला नहीं, इसलिए फॉन्ट का हम नाम यहाँ से कॉपी करते हैं वैल्यू को, ठीक है। क्या था, टाइम्स न्यू रोमन, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से बस सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करके कॉपी करना है, और यहाँ पर आके इस पे नाम को पेस्ट कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, Ctrl+V कर दिए। तो ये क्या हो गया, फॉन्ट अप्लाई हो गया है उस पर, ये टाइम्स न्यू रोमन ही है। दूसरा फॉन्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं, मान लीजिए ये अल्जीरियन है, इसको कॉपी किए यहाँ से, और यहाँ पर आके हम इस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किए। अब सेव करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट का फॉन्ट बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉन्ट फैमिली बदल सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई गूगल फॉन्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए लेटेस्ट है, तो इसको टाइप करना है गूगल पर, गूगल फॉन्ट, यहाँ से फर्स्ट लिंक आएगा font.google. इसको क्लिक करेंगे और इस फॉन्ट को कैसे हम अप्लाई करते हैं वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपको ढेर सारा फॉन्ट, इस पर फॉन्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, पहले से जो है ये अलग नहीं खोलना है। यहाँ से देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फॉन्ट खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा, और यहाँ पर आपको इसको बस font.google.com खोलना है, ठीक है। यहाँ से ये फॉन्ट, बहुत सारा फॉन्ट आपको तरह तरह का फॉन्ट जो है लिस्ट करेगा। देखिए इतना सारा फॉन्ट है, देखिए ये सब फॉन्ट है। आपको इसमें से जैसा भी फॉन्ट लगाना है, जैसे मान लीजिए ये फॉन्ट है, ठीक है, तो कोई भी फॉन्ट इसमें आपको दिखे, हम थोड़ा दिखा दें उसके बाद अप्लाई करेंगे। ये सारा बहुत सारा आपको फॉन्ट मिलेगा जो आज के डेट में लेटेस्ट, जो फॉन्ट पर ही वेबसाइट अच्छा लगता है देखने। मान लीजिए सपोज कि हमको ये फॉन्ट लगाना है, तो बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो चीज़ आगे बढ़ेगा, और आगे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ओपन हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। देखिए ये फॉन्ट आया। अब यहाँ पर ये फॉन्ट का किस तरह का साइज़ लेना है, इस तरह का साइज़ को हम सेलेक्ट करें, यहाँ से आपको मिलेगा 112 पिक्सल का मान लीजिए ये फॉन्ट है। तो यहाँ पर बस इसे ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो आपको साइड में जो है इस तरह से फॉन्ट का एक लिस्ट कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक लिंक है, इस फॉन्ट का लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। ये लिंक को कॉपी किए जहाँ से ये फॉन्ट लेगा, Ctrl+C से कॉपी किए, और इसको जाके अब उस कोड के अंदर हम पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो फॉन्ट का जो 3 लिंक है, 1 2 3, तीनों को वहाँ से कॉपी करके लाए और पेस्ट कर दिए। और उसके बाद इसको यूज कैसे करेंगे,
तो ये देखिए यहाँ से CSS का फॉन्ट फैमिली है, इसको Ctrl+C करेंगे या राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, जहाँ पर मान लीजिए इसी में पेस्ट करते हैं। ये फॉन्ट हो गया। अब क्या है, इस पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका फॉन्ट बदल गया। देखिए इस तरह से ये फॉन्ट चेंज हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर अगला फॉन्ट लेना तो रिमूव कर दीजिए इसको, वापस इसको क्लोज करके और थोड़ा बैक आ जाइए और इसमें से जो भी फॉन्ट आपको यहाँ से पसंद आता है उस फॉन्ट को इसी तरह से बस करना क्या है, जैसे मान लीजिए फॉन्ट करना क्या है, बस क्लिक करना है इस फॉन्ट पर और इस फॉन्ट के साइज के अकॉर्डिंग आपको जो भी फॉन्ट है दिख रहा है, यहाँ से जो भी फॉन्ट है उसके साइज को आपको दिख लेना है। यहाँ देखिए सारा चीज़ दिख रहा है लिस्ट में, तो जो भी है बस उस पर क्लिक करना है, प्लस करेंगे तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये वाला सिंबल ऊपर देखिए, यहाँ माउस से दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक लिंक मिलेगा। ये इसको अभी अगर अप्लाई करके दिखा दे तो ये लिंक मिलेगा, इस लिंक को कॉपी कर लेना है और इसको अपने प्रोजेक्ट में जाके अप्लाई करना। मान लीजिए ये लिंक है और अगला लिंक हम पेस्ट किए और यहाँ से इसको यूज करने के लिए ये जो फॉन्ट है इसको हम कॉपी करेंगे फिर से और इसको जहाँ पर भी यूज करना है, जैसे मान लीजिए कि इसमें ये फॉन्ट हटा के हम दूसरा फॉन्ट देते, Ctrl+V कर दिए, हट गया वो, और इसको सेव करके वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा फॉन्ट आ गया। देखिए आया नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसमें देखते हैं क्या छूटा है। आपको कुछ तो छूट गया इसके अंदर, ये स्टाइल है लिंक, देखिए इसमें प्रॉब्लम कुछ आया है। यहाँ देखिए बंद क्लोज होना चाहिए था, वो क्लोजिंग छूट गया था उसका। सेव किए, अब ये फॉन्ट काम कर जाएगा। देखिए अब देखिए ये फॉन्ट का अलग फॉन्ट हो गया। तो इस तरह से आपको जो भी फॉन्ट लगता है उस फॉन्ट को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे CSS के अंदर, ठीक है। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए कलर प्रॉपर्टी क्या है। अब कलर लगाने के लिए HTML में कलर प्रॉपर्टी लगाते हैं। कलर को हम यूज करने के 3 तरीका है, या तो कलर का नाम लिखेंगे रेड, जैसे कलर नेम में रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ये कलर का नाम हो गया। इस तरह से कलर का नाम अगर जान रहे हैं सॉलिड कलर लगा देगा। हेक्साडेसिमल कलर क्या होता है, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर हम बता चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16। कहाँ से होता है, 0 से लेके 9 तक और ABCD से लेके ABCDEF तक होता है। कुल 16 है, 0 से लेके 9 10 गो, 11 12 13 14 15 और 16। इसी हेक्साडेसिमल कोड को यूज करके हम लोग कलर तैयार करते हैं। देखिए कैसे, तो हेक्साडेसिमल कलर को लेने के लिए हम लोग को हैश सिंबल लिखना पड़ता है। हैश, अब मान लीजिए कि इसमें होता क्या, हेक्साडेसिमल काम करता है RGB वैल्यू पर। ये RGB कलर लिखे हैं वो ASCII 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 वैल्यू पर काम करेगा। और हेक्साडेसिमल नंबर भी RGB होता है, सिंपल कि आपको पता है कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, इसी कलर के कॉम्बिनेशन से जो है ना कलर बनाया जाता है। रेड ग्रीन और ब्लू, इसी कलर के कॉम्बिनेशन से सारा कलर तैयार किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में RGB को हम लोग 2 तरह से यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल और RGB। हेक्साडेसिमल देखिए कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले रेड है, तो रेड 2 बिट होगा रेड के लिए, तो मान लीजिए 0 0 0 0 का मतलब हो गया रेड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एफ का मतलब हो गया कि एफ का मतलब है ग्रीन ग्रीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ये 0 नो वैल्यू माने उसको ले ही नहीं रहे हैं। और एफ का मतलब हो गया हेक्साडेसिमल का एफ, ये मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे हैं। और ब्लू को 0 0 कर देंगे ब्लू को, तो ये कलर जो बनेगा ये वाला, ये कलर बनेगा ग्रीन कलर बनेगा, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको ग्रीन थोड़ा सा लेके ब्लू ज़्यादा ले लेंगे और रेड कम कर देंगे, तो इससे एक नया कलर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा होगा प्रैक्टिकल करके दिखाए। और ASCII के फॉर्म में ASCII जो वैल्यू होता है 0 से लेके 255 तक होता है, मतलब कुल 256 ASCII वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए सॉलिड ये हो गया एग्जाम्पल इसका, ये हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये 6 का मतलब ज़्यादा मात्रा में 0 0 नहीं, मैंने ग्रीन नहीं लिया है, और CC का मतलब कम मात्रा में थोड़ा ब्लू लेके एक नया कलर बनाया। और ये RGB मैंने ASCII कोड लिया है, 176 हो गया ये रेड। अगर 255 करता तो कंप्लीट रेड हो जाता, क्योंकि 0 हो गया नो वैल्यू और 255 हो गया मैक्सिमम वैल्यू।
और 4896, इस तरह से एक RGB कलर को तैयार करके हम कलर तैयार करते हैं। तो इस कलर को समझाने के लिए प्रैक्टिकल ही चलेंगे और समझाते हैं प्रैक्टिकल। देखिए कलर के लिए इसको हम जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन लिखा हुआ है, अब इसका आउटपुट देखिए आपको कलर जो है ग्रीन दिखेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल कोड से हम नया कलर तैयार करते हैं। तो हैश लिखेंगे, अभी हमको मान ली RGB रेड लेना है तो कैपिटल F स्मॉल b लिखें, कोई दिक्कत 0000, तो ये कलर देगा रेड। आप देखिए क्योंकि रेड ज़्यादा मात्रा में लिए, देखिए रेड आ गया। अब अगर हम इसको FF को अगर हम मान लीजिए 44 दे देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 44 दे देते हैं, 44 दिए। अब देखिए इसका सेव करके वापस रन करते हैं, अब देखिए रेड हो रहा है, थोड़ा कम डार्क है, बहुत कम डार्क में, ठीक है। अगर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं 99 कर देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रेड ले रहे हैं, एकदम गहरा। देखिए इस तरह से ये कलर का वैल्यू हम तैयार करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से FF कैपिटल FF और यहाँ से क्या करते हैं इसको भी FF कर देते हैं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड हो गया पूरी मात्रा में, ब्लू भी पूरी मात्रा में ले रहे हैं, रेड और ब्लू को मिला रहे हैं और ग्रीन नहीं ले रहे हैं, तो एक नया कलर तैयार हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ से सेव करेंगे और देखिए एक नया कलर तैयार हो गया ये, ठीक है। इस तरह से कलर को तैयार किया जाता है। अब इसको भी अगर हम पूरा मात्रा में ले लेते एक नया कलर देगा, देखिए अब इसको सेव करके ले लेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा वाइट बन गया। मतलब आपको पता है कि पूरा मात्रा में अगर रेड ग्रीन ब्लू अगर लेते हैं तो एक वाइट कलर दे देगा, ये वाइट कलर इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर तीनों कलर 00 लेंगे तो ब्लैक देगा, देखिए 000000, 6 बिट में देंगे और इसको कलर देंगे तो ये ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा वैल्यू देखें रीड ग्रीन के तरफ चले तो ग्रीन में FF कर देंगे तो ये ग्रीन वैल्यू दे देगा, पूरा डीप ग्रीन देगा ये, ठीक है। उसी तरह अगर इधर को भी हम FF कर दे तो ये मैंने रेड ने लिए हैं, ब्लू और ब्लैक, रेड ग्रीन और ब्लैक लिए हैं, ग्रीन और ब्लू लिए हैं, तो देखिए इसको सेव करेंगे, देखिए एक नया कलर दे दिया, CYN जिसको कलर कहते हैं, ये वही कलर आ गया। तो इस तरह से कलर को तैयार किया जाता है HTML के अंदर। और ये तो हेक्साडेसिमल का था काम। और RGB कैसे करते, तो RGB इसके अंदर वैल्यू देंगे 256, मान लीजिए 255,0,0, तो ये 250 रेड में तो 255 दे दिए कंप्लीट, लेकिन ये ब्लू और ग्रीन नहीं लिए हैं तो इसका मतलब ये रेड कलर देगा। सेव कर लेते हैं, देखिए रेड कलर दे दिया, ठीक है। इस तरह से अगर हमको क्या कहते हैं इसको भी हम ले ले, मान लीजिए 124, बहुत कम मात्रा में मिला रहे हैं ग्रीन को, तो आज ये क्या होगा कलर, देखिए एक नया कलर दे दिया। तो इस तरह से आप कलर कोड बना सकते हैं वैल्यू को चेंजेस कर करके, ठीक है। तो इसी तरह ये 3 मेथड था जो कलर बनाने का हम उसको डिस्कशन किए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि इसमें देखिए अगला प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं हम लोग, उसके लिए प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट से राइट से गया, यहाँ तक गया और ये क्या हो गया, यहाँ तक इंड हुआ। अगला मान लीजिए कि हम प्रॉपर्टी लिखे और ये यहाँ से यहीं तक रह गया और फिर अगला जो है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, फिर ये इस तरह से ये टेक्स्ट जो है कोई इस तरह से जो अलाइनमेंट लेफ्ट में सेम से स्टार्ट हुआ लेकिन राइट में कहीं कहीं जाके इंड हो गया, तो ये इसको कहते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। उसी तरह अगर टेक्स्ट को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए राइट में एकदम सेम है, लेफ्ट में कहीं कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट, ठीक है, ये राइट अलाइनमेंट हो गया। सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है कि इस तरह से प्रॉपर्टी बीच में एकदम सेम हो, बीच में एकदम सेम प्रॉपर्टी चले, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। और एक अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, कंप्लीट लेफ्ट से राइट तक का लाइन जो है, लाइट टेक्स्ट जो है सेम चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट है ना, माने शुरू से लेके जहाँ इंड हुआ स्टार्टिंग में एकदम एक प्लेस से इंड होगा और एक प्लेस में ख़त्म होगा। तो इस तरह से ये जो है अलाइनमेंट होता है। तो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लगाते हैं, जो टैग है वो टेक्स्ट अलाइन है। इसमें प्रॉपर्टी एगो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, वैल्यू होता है लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर, ये इतना तरह का अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं और आज का यहीं तक वीडियो रखेंगे प्रैक्टिकल करके,
और अगले वीडियो में फिर एडवांस कॉन्सेप्ट को CSS डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। दोस्तों इसके प्रैक्टिकल के लिए हम आ गए हैं वापस उस प्रोग्राम के अंदर, और इसमें हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं P, और इसमें हम कोई टेक्स्ट हम कॉपी करके लाएँ कहीं से, ठीक है, उसको लिख के हम अलाइनमेंट दिखाते हैं। और ये देखिए पैराग्राफ टैग बंद हो गया। इसको वापस डेस्कटॉप पर आके हम इस प्रोग्राम में देखेंगे तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम कलर वलर ठीक कर दें, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है अच्छा लग रहा है, और ये कलर जो है इसको ब्लैक कर दें, ठीक है, तब ये जाके टेक्स्ट दिखेगा सही से। देखिए अभी इसमें क्या है, सो देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जाके बीच में एंड हो गया, मैंने सेंटर अलाइनमेंट टाइप का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस आते हैं, इस पर आप सेंटर में से पहले निकाल लेते हैं, तब ये क्लियर होगा, ठीक है। इस फॉन्ट को थोड़ा सा हम 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको जूम आउट थोड़ा सा कर दे हम, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से तो सेम एक ही लाइन पर स्टार्ट कर रहा है, लेकिन राइट में देखिए दो यहाँ जाके ख़त्म हुआ, सोर्स यहीं ख़त्म हो गया, बीच में फॉन्ट खत्म हुआ, मैंने इस तरह से अलाइनमेंट कहलाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। अगर इसको राइट अलाइनमेंट करना है तो बस इस पैराग्राफ टैग में जाएंगे यहाँ और CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइन, और इसमें दे देंगे, मान लीजिए कि हम देते हैं यहाँ से राइट। अगर राइट किए तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ देखिए लेफ्ट में अलग अलग हो गया, राइट में सेम हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर हम इसको चेंज करके सेंटर करते हैं, देखिए सेंटर किए वापस सेम करें, देखिए सेंटर दोनों तरफ से देखिए लेफ्ट और राइट अलग अलग हो गया और सेंटर में सेम हो गया, ठीक है। और इसमें सबसे बेटर है जस्टिफाई करना, जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई लिखेंगे तो यहाँ से जस्टिफाई में देखिए आपको लेफ्ट का अलाइनमेंट देखिए, राइट देखिए एकदम सेम पर ख़त्म हुआ होगा, और ये लाइन यहीं पर ख़त्म होने का मतलब ये लाइन का डेटा यहीं तक था, तो ये लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट जो है इस तरह से जस्टिफाई करता है पूरी तरह से। तो उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम और भी बहुत कुछ लाए, जैसे टाइप ऑफ सेलेक्टर है, सिंपल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर है, उसके बाद CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है उसको, फिर बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, डिव टैग क्या है, स्पैन टैग क्या है, ये सब कुछ बेसिक है बात, इसको एडवांस भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो वीडियो लंबा होने से अच्छा है कि हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें। हम अगले वीडियो में फिर से CSS के बाकी कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।